नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था के समय की। गर्भावस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम करने से बालक के ऊपर और माता के ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है, हर महीने में बालक की अवस्था क्या होती है और उसके लिए क्या फ़ायदा कारक हैं, क्या नुकसान कारक हैं, ये सब बातों की चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं गर्भधान की। तो तुरंत गर्भधान हुआ है ये स्त्री खुद जान सकती है कि गर्भधान के बाद थकान लगती है, सुस्ती सी लगती है, कुक्षी में नसें फड़कती हैं, जैसे आँख फड़कती हैं वैसी कुक्षी के भाग में नसें फड़कती हैं। हृदय में ये फड़कन का अनुभव होता है, अरुचि होती हैं, मुंह से लार निकलती है और मैथुन के बाद शुक्र और आर्तव योनि से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इतने लक्षण अगर स्त्री को दिखते हैं तो गर्भधान हुआ है ऐसा आपने बोल सकते हैं। नॉर्मली 15 दिन 20 दिन बाद का समय बोला जाता है, परंतु स्त्री थोड़ा सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व करे तो जिस समय गर्भधान होता है उसी समय वो जान सकती है कि अभी गर्भधान हो गया है। अब गर्भधान के बाद की अवस्था जो पहले महीने की होती है उसमें गर्भ का आकार अव्यक्त होता है, कोई शेप नहीं होता और प्रॉपर सॉलिड फॉर्म में भी गर्भ नहीं होता है। तो उस अवस्था में अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री या पुरुष बालक का आप व्यवस्था करना चाहें तो उसके औषधीय प्रयोग आप शुरू कर सकते हैं। अनुभवी दायन या अनुभवी वैद्य जो इस तरह के कर्म करते हैं पुंसवन के, उनकी देखरेख में या उनके सानिध्य में आप इस तरह के प्रयोग करके अपना मनोवांछित बालक प्राप्त कर सकते हैं, चाहे लड़की या लड़का। अब दूसरी बात करते हैं कि गर्भावस्था में विशेषतः क्या नहीं करना चाहिए। ये पूरे 9 महीने तक ये सारी आचार संहिता लागू रहती हैं। अब इसके बाद के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि एक एक महीने में क्या क्या ध्यान रखना है, बालक की अवस्था हर महीने में क्या होती है और उसके ऊपर किस वस्तु का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा तीखा, चटपटा या गर्मी करने वाला या छूने में गर्म लगे वैसा खाना नहीं खाना है, प्रवाही नहीं लेना है, ज़्यादा धूप में ज़्यादा गर्मी में नहीं रहना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, जो स्पर्श से ठंडी हो वैसी भी नहीं लेनी है और जो स्वभाव से बहुत ज़्यादा शीत हो वैसे द्रव्यों का भी मर्यादित उपयोग करना है। इसके अलावा भूख से कम नहीं खाना है और भूख से ज़्यादा भी नहीं खाना है। पौष्टिक और सौम्य आहार करना है, ज़्यादा तीखा, चटपटा, खट्टा, नमकीन ऐसा नहीं लेना है। मीठा, घी दूध वाला और पौष्टिक खाना लेना है जिसमें पोषण अधिक हो। इसके अलावा सोने के समय में जागना, जागने के समय में सोना, ये सब नहीं करना है। अर्थात रात को देर तक जागना या पूरी रात भर नहीं सोना, दिन में सो जाना, जब भूख लगी है तब नहीं खाना, नहीं भूख लगी है तब अपने मन से खा लेना, तो ये सब नहीं करना है। वज़न नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा श्रम पड़े ऐसा काम नहीं करना है, टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलना नहीं है, अनजान रास्तों पे भी नहीं चलना है, क्योंकि अनजान रास्ते पे कहीं अपनी भूल चूक से खड्डा आ गया, पैर गिर गया तो वो गर्भ का नाश होने की संभावना रहती है। बहुत गहराई में या बहुत ऊंचाई से नीचे नहीं देखना है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि वे ऐसा क्यों,
परंतु हम ज़्यादा ऊंचाई से या ज़्यादा गहराई में, जैसे पहाड़ी पे खड़े होकर नीचे देखते हैं या कुएं की दीवार पे खड़े होकर नीचे अंदर कुएं की गहराई में देखते हैं या बड़े ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर खड़े रह के नीचे देखते हैं, तो उस अवस्था में हमें कुछ ऐसा फील होता है, कभी कभी घबराहट का अनुभव होता है या सिर चकराने जैसी अनुभूति होती हैं। कुछ लोगों को हाइट से भी डर लगता है, तो ये डर भी गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए गहराई में या ज़्यादा ऊंचाई से नीचे नहीं देखना है। इसके अतिरिक्त नकारात्मक भावों से परहेज करना है, जैसे क्रोध नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, डरना नहीं है, अनावश्यक बोलना नहीं है, विकृत वस्तुओं का देखना नहीं है, जैसे जो चीज़ देख के आपके मन में अरुचि का भाव पैदा हो या आपको वो देख के अच्छा नहीं लगे, ऐसे द्रव्यों को देखना नहीं है। जिसकी सुगंध अच्छी नहीं लगे, जिसकी सुगंध से आपको इरिटेशन हो, वैसी सुगंध का परहेज करना है। तो ये सारी बातें विशेषतः ध्यान रखनी है कि जो बातें मन में नकारात्मकता लाती हैं वो हर बात से आपको परहेज करना है। इसके अतिरिक्त जो घर के बुज़ुर्ग हैं, जो आगे अपने बच्चों को डिलीवरी करा चुके हैं, जिनको अनुभव है ये सब बातों का, उन लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लेना है, क्योंकि वो इस अवस्था से पार हो चुके हैं, तो उनको पता है कि भाई क्या वस्तु का क्या प्रभाव होता है। इसके बाद अति शीत आहार यानी कि फ्रीज में रखी हुई चीज़ें, ये चीज़ें ज़्यादातर अभिसंधि आयुर्वेद के हिसाब से बोली गई हैं, जो नाड़ियों को अवरुद्ध करती हैं। तो ऐसी ठंडी शीत संस्कारित द्रव्यों का परहेज करना है। वातकारक द्रव्य का अतिरेक नहीं होना चाहिए। वातकारक द्रव्य का एक तो मैं पूरा वीडियो वात रोग के हिसाब से आपको आगे दे चुका हूं, आप चाहें तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी ब्रीफली आपको बता देता हूं कि ज़्यादा हवादार स्थान में रहना वायुकारक है, ज़्यादा रूखे सूखे आहार वायुकारक हैं, ज़्यादा सोचना वायुकारक हैं, अधूरा खाना वायुकारक है, और इसके अलावा कुछ खान पान के द्रव्य जो वायुकारक बताए गए हैं, आगे का वीडियो एक बार आप पूरा देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इस तरह के द्रव्य गर्भ के ऊपर वायु का प्रभाव बढ़ाते हैं, तो उस अवस्था में गर्भ के अंग विकृत हो सकते हैं, गर्भ का पोषण अधूरा रह सकता है, शरीर ज़्यादा पतला रह सकता है। तो ये वायु से होने वाली विकृतियों की संभावना वातकारक आहार विहार के अतिरेक से हो सकती है। पित्तकारक आहार विहार का भी अतिरेक नहीं होना चाहिए, इसका भी वीडियो मैं आगे बना चुका हूँ, आप एक बार वापस चाहें तो देख लीजिए कि क्या क्या द्रव्यों के सेवन से पित्त की वृद्धि होती है। ज़्यादा पित्त वाले आहार विहार से त्वचा का रंग ज़्यादा पीला पांडु वर्ण का हो सकता है, या छोटी उम्र में बाल झड़ जाने की, जो गर्भ में बालक हैं उसकी जन्म के बाद छोटी उम्र में बाल झड़ जाने की तकलीफ उसको फेस करनी पड़ सकती है। तामसी स्वभाव भी बालक का हो सकता है, उसको क्रोध ज़्यादा है या इस तरह का उसका जो स्वभाव भी ज़्यादा तामसी या ऐसे पित्तकारक आहार विहार से हो सकता है। इसके अलावा अतिशय आराम या कफकारक आहार विहार से बालक जो हैं वो सुस्त हो सकता है, स्थूल देह वाला हो सकता है, आलसी हो सकता है। तो जो भी आपको खान पान है, आपका आहार विहार सब है, वो नियंत्रित और बैलेंस्ड होना चाहिए। कोई एक द्रव्य का अतिरेक हो, एक द्रव्य का पूरा अभाव हो, ऐसा आहार विहार नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे महीने के गर्भ की। पहले महीने में तो मैंने बता दिया कि उसका जो आकार है वो अव्यक्त होता है। दूसरे महीने में वो थोड़ा नक्कर स्वरूप लेता है गर्भ, आकार बनने लगता है। तो वो आकार के हिसाब से
गर्भ के लक्षण भी व्यक्त होने लगते हैं। दूसरे महीने में माता को गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे अरुचि होना, वॉमिट होना, या और भी जो लक्षण गर्भावस्था के होते हैं वो दूसरे महीने से धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। तो ये सारी बातें गर्भावस्था की शुरुआत में, और जो कुछ नियम बताए वो सारे गर्भावस्था के दरमियान गर्भिणी को पालन करने रहते हैं। इसके अलावा तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें और आठवें, नौवें महीने तक क्या क्या दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा खान पान होना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या या आहार विहार से आपको स्ट्रेच मार्क कम होंगे, डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो या बहुत कम होगी, सीज़र की अवस्था ज़्यादातर अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो नहीं आएगी, और नॉर्मल डिलीवरी और हेल्दी बच्चा पैदा हो, इसकी पूरी मार्गदर्शिका आपको आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।